जय हिंद। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने आज की जीरो से हीरो बैच की बिल्कुल नई क्लास को, जो कि आज देखो हमारी 10 नंबर क्लास आ रही है। इससे पहले आपकी 9 क्लासेज हो चुकी हैं, तो यदि उन 9 क्लासेज को मिस किए दिए हो तो जाके प्लेलिस्ट से देख लेना। प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना दिया गया है, वहां पर सारी क्लासेज लगा दी गई हैं। जीके जीके स्पेशल क्लास होगा आप सभी के लिए 16 अक्टूबर आर्मी परीक्षा जीके जीके सवाल आप सभी के लिए स्पेशल क्लास देखने को ये मिलेगा। हर बार आने वाले टॉप 30 क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि लगातार पूछे जा रहे हैं, और 16 अक्टूबर आर्मी परीक्षा स्पेशल टेस्ट ये आप सभी के लिए रहेगा। ध्यान में रखिएगा, रोज दोपहर 1 बजे जो है आपका अग्निवीर जीके जीएस टेस्ट लाइव आती है। तो जिन दोनों क्लासेज में हमारे साथ जरूर जुड़े, रोज दोपहर 1 बजे जो है आप सभी क्लासेज को जरूर ज्वाइन करिए। तो चलिए शुरुआत करेंगे आज के क्लास की। उससे पहले जल्दी से सभी लोग शेयर कर दीजिएगा अपने सभी दोस्तों तक इस क्लास को, इस सेशन को। सभी लोग लाइक बटन जरूर प्रेस कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखो आपको यहाँ पे दिया गया ये सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? इन विच सिटी डिड द फर्स्ट मीटिंग ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस टुक प्लेस? कोलकाता, बंबई, अहमदाबाद या फिर इलाहाबाद? कहां पर जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक हुई? चलिए देखते हैं आप सभी का आंसर। सभी को लगभग इसका आंसर पता है क्योंकि मैंने पहले भी इसे नोट करवाया है, पर देखते हैं आज कौन कौन बना पाते हो, किसका किसका आंसर जो है सही जाता है। तो क्या आंसर आ रही है? बंबई आ रही है। बहुत अच्छे, बंबई बॉम्बे करने वालों का आंसर बिल्कुल सही है। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसकी जो पहली बैठक है ये बॉम्बे में हुई थी। बहुत बढ़िया। चलो अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल दिया गया है कि भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? विच इज द हाईएस्ट रिवर डैम इन इंडिया? हीराकुंड बांध, भाखड़ा बांध, सरदार सरोवर बांध या फिर टिहरी बांध? क्या होगा? भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध, सबसे बड़ा रिवर डैम कौन सा है? तो यह देखो आपका टिहरी डैम है, यह जो है आपका टिहरी बांध है। ठीक है, सही आंसर क्या होगा? तो हो जाएगा ऑप्शन डी, टिहरी डैम, टिहरी बांध। चलो अगले सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल यहाँ पे है, यह देखो मिला हुआ है कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? विच इज द मोस्ट अबेंडेंट इनर्ट गैस इन द एटमोस्फियर? आर्गन, क्रिप्टॉन, हीलियम या फिर नियॉन? वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? वह कौन सी अक्रिय गैस है जो कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? तो वह गैस है देखो आपका आर्गन। ठीक है, ये आर्गन लिखा हुआ है। आर्गन जो है आपका सबसे ज्यादा वायुमंडल में उपस्थित अक्रिय गैस है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो गया? तो ऑप्शन ए हो गया। चलो अगले सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल आपको यहाँ पे देखो दिया हुआ है कि भारत की सिलिकॉन घाटी कही जाती है? वेयर डज द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया गो? मुंबई, चेन्नई, बैंगलोर या फिर हैदराबाद? निम्न में से भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से किसको जानते हैं? भारत का सिलिकॉन वैली किसको बोलते हैं? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही कीजिएगा। चलिए देखते हैं आप सबका आंसर। सभी का आंसर आना चाहिए और बिल्कुल सही आना चाहिए। चलिए सब कुछ करेंगे और बताएंगे। भारत का सिलिकॉन घाटी, भारत का सिलिकॉन वैली कौन सा है? क्या आंसर कर रहे हो? तो आंसर आ रही है सी, बैंगलोर। बहुत बढ़िया आंसर है। सी बैंगलोर करने वालों का जो आंसर है बिल्कुल सही है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बैंगलोर। भारत की जो सिलिकॉन घाटी है ये बैंगलोर में है। चलो अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल दिया हुआ है कि तुजु दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? तुजु पास कनेक्ट्स इंडिया विथ विच कंट्री? चीन, म्यांमार, नेपाल या फिर भूटान? जो तुजु दर्रा है ये भारत को किस देश से जोड़ता है? जो तुजु दर्रा है ये भारत को किस देश के साथ कनेक्ट करता है? क्या होगा आंसर? बिल्कुल सही, सबका आंसर आना चाहिए। देखिए इसको ऐसे भी पूछा जाता है कि तुजु दर्रा भारत और किस देश के बीच में स्थित है? तो जो तुजु दर्रा है यह देखो आपका भारत और म्यांमार के साथ स्थित है। जो तुजु दर्रा है ये भारत और म्यांमार को आपस में जोड़ती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, अगले सवाल पे। अगला सवाल है कि सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? Who is credited for ending the practice of sati and ending thugs? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड ऑकलैंड या फिर लॉर्ड कैनिंग? सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का जो श्रेय है ये किसको मिलता है? यह जो है किसको दिया जाता है? तो सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का जो श्रेय है यह देखो लॉर्ड विलियम बेंटिक को दिया जाता है। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन बी, लॉर्ड विलियम बेंटिक हो गया। ठीक है, सती प्रथा का अंत करने और ठगी को समाप्त करने का जो श्रेय है ये लॉर्ड विलियम बेंटिक को मिलता है। सबको को ध्यान में रखना है। राइट आंसर हो जाएगा बी, लॉर्ड विलियम बेंटिक। यही वो गवर्नर जनरल है जिसने सती प्रथा का अंत किया था और जो है आपका यहाँ पे ठगों को समाप्त किया था। ठीक है, ध्यान में रखिएगा सबको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा गया है। चलो अगला सवाल है आपका यहाँ पे, ये सवाल देखो मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वैसाखी किस राज्य में मनाए जाने वाला प्रमुख त्योहार है?
वैसाखी इज द मेन फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? किस राज्य में मनाते हैं वैसाखी को, ये आपको यहाँ पे बताना है। पंजाब, बिहार, असम या फिर उड़ीसा? क्या होगा आंसर? वैसाखी किस राज्य में मनाए जाने वाला प्रमुख त्योहार है? जो वैसाखी है इसको किस राज्य में मनाते हैं? क्या होगा सही आंसर? सभी का आंसर आना चाहिए, बिल्कुल सही सबको कीजिएगा। तो आंसर आ गया है, सबका कहना है कि पंजाब में मनाया जाता है, बिल्कुल सही आंसर है, याद रखिएगा। पंजाब और हरियाणा, पंजाब और हरियाणा दो ऐसे स्टेट है जहां पर वैसाखी नामक त्योहार को मनाते हैं। चलो अगले सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल आपको देखो दिया हुआ है कि सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाला व्यक्ति है। हु इज द ओल्डेस्ट पर्सन टू होल्ड द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर? लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू, मोरारजी देसाई या फिर आई के गुजराल? क्या होगा आंसर? सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाला व्यक्ति कौन है? वह कौन है जो कि सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बना? तो सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो ये है देखो मोरारजी देसाई। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन सी हो गया, ठीक है। अब यही देखो सबसे अधिक उम्र में कौन बने थे? तो मोरारजी देसाई हो गया। अब कुछ दिन पहले मैंने आप सबको एक चीज करवाया था जिसमें मैंने आप सबको बताया था कि सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री कौन बने थे, ये जो है मैंने आप सबको पढ़ाया था। चलो देखते हैं किसका किसका आंसर आता है, कौन कौन बता रहे हो। सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री कौन बने थे, ये क्वेश्चन मैंने आप सभी को पढ़ाया था कुछ दिन पहले ही। देखते हैं किसका किसका आंसर आता है। इसलिए मैं बोलता हूं देखो कि सारी क्लासेज बहुत इंपॉर्टेंट है, एक भी क्लास मिस मत करना। टोटल अभी तक जीके जीएस का 9 क्लास हो चुका है, अगर एक भी क्लास मिस कर दियो तो चले जाना प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट में जाकर वहां पे लिखा हुआ है ऑलरेडी अग्निवीर जीके जीएस 0 to हीरो बैच करके एक प्लेलिस्ट बन चुका है, उसमें आपका सारा क्लास जितना भी क्लास अब तक हुआ है वो सारा क्लास है। तो अगर कोई भी मिस कर दियो तो जाके अटेंड कर लेना। सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री कौन बने थे, क्या आंसर है? तो आंसर देखो राजीव गांधी होगा, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। जो राजीव गांधी हैं ये सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बने थे, ठीक है। और सबसे ज्यादा उम्र में बोलेगा तो मोरारजी देसाई, सबको ध्यान में रखिएगा, ठीक है, क्लियर हो गया। चलो अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपका कि राजा रवि वर्मा निम्न में से किस क्षेत्र में प्रख्यात थे? राजा रवि वर्मा वॉज एमिनेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स? नृत्य, राजनीति, संगीत या फिर चित्रकला? जो राजा रवि वर्मा है इनका संबंध निम्न में से किस क्षेत्र के साथ है? जो राजा रवि वर्मा है ये किस क्षेत्र से संबंधित है? इनका राइट आंसर क्या होगा? तो जो राजा रवि वर्मा है यह देखो चित्रकला से संबंधित है। क्या हो गया आंसर? तो डी हो गया, ठीक है, चित्रकला बिल्कुल सही आंसर होगा। जो राजा रवि वर्मा है ये चित्रकला से संबंधित है, ठीक है, क्लियर हो गया सबका। चलो चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आपको देखो यहाँ पे है, देखो मैंने हमेशा बोला है कि फुल फॉर्म एकदम याद करके जाना, फुल फॉर्म सभी को ध्यान में रखना है क्योंकि हर साल इंडियन आर्मी फुल फॉर्म से जुड़ा हुआ सवाल पूछती है, तो इसलिए फुल फॉर्म सभी को ध्यान में रखना है। मैं पर डे जो भी दोपहर 1 बजे अभी क्लास आ रहा है उसमें मैं पर डे आप सबको एक फुल फॉर्म जरूर नोट करवा रहा हूं, तो सबको नोट किया करो, याद किया करो। और क्लास का जो पीडीएफ है, देखो अभी जो क्लास चल रहा है इसका जो पीडीएफ है वो आप सबको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, तो सबको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से जाकर सबको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। BARC का फुल फॉर्म क्या है? तो ये है देखो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन बी, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ठीक है, बी बिल्कुल सही आंसर है। बी लगभग ने किया है, बहुत अच्छा आंसर बताओ, सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है। चलो चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आपको देखो यहाँ पे मिला हुआ है कि 7 पहाड़ियों का नगर यूरोप में किस नगर को माना जाता है? Which city is known as the city of 7 hills in Europe? रोम, बर्लिन, बर्न या फिर पेरिस? 7 पहाड़ियों का नगर यूरोप में किस शहर को कहते हैं? 7 पहाड़ियों का नगर जो है यूरोप में किस शहर को बोला जाता है? क्या होगा आंसर? या फिर ऐसे भी पूछता है कि 7 पहाड़ियों का नगर किस शहर को कहते हैं, डायरेक्ट पूछ देगा। तो यह देखो रोम को कहते हैं, ठीक है, याद रखना जो रोम है ये 7 पहाड़ियों का नगर कहलाता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल यहाँ पे है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट था। Who was the first Muslim president of Indian National Congress? अब्दुल कलाम आजाद, रफी अहमद किदवई, MA अंसारी या फिर बहरुद्दीन तैयब जी? क्या होगा आंसर? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था? जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसके प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन बने? तो ये है देखो बहरुद्दीन तैयब जी। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन डी, बहरुद्दीन तैयब जो है बिल्कुल सही आंसर होगा, सही आंसर है ऑप्शन डी, ठीक है, ध्यान रखिएगा सब कोई। जिनको नहीं पता है वो सब नोट करते चलोगे, जो उसको पता है वो तो सही बात है, पर नहीं पता है वो सब नोट जरूर कर लीजिएगा, नोट करते चलेंगे। अगला सवाल है कि निम्न में से किसके उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है? इंडिया रैंक इन द वर्ल्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? इंडिया रैंक्स फर्स्ट इन द वर्ल्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? टंगस्टन, जिप्सम, अवरक या फिर ग्रेफाइट?
जो भारत है ये निम्न में से किसके उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान रखता है? तो जो भारत है ये देखो अवरक के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान रखता है। क्या हो जाएगा आंसर? तो ऑप्शन सी अवरक हो जाएगा। ध्यान में रखना है जो अवरक है इसका उत्पादन में भारत पहला स्थान पे है। ठीक है, चलो सही हो गया सबका। अगला सवाल पे चलेंगे। ये है देखो कि उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम आयु कितनी होती है? व्हाट इज द मैक्सिमम एज ऑफ अ कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट? 65 साल, 70 साल, 75 साल या फिर डी में है नो लिमिट, कोई लिमिट नहीं है, कितना भी हो सकता है। देखो न्यूनतम तो आप सबको पता है 35 साल होता है, मैंने पहले वाला क्लास में नोट करवा दिया है, जो पीछे क्लास करवाया था अभी। अब यहाँ पे आपको बताना है कि अधिकतम कितना होता है। यदि न्यूनतम 35 वर्ष है तो अधिकतम कितना होगा? तो अधिकतम में देखो कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, अधिकतम जो है कोई लिमिट नहीं है। याद रखिएगा उपराष्ट्रपति या फिर आपसे राष्ट्रपति का भी कभी कभी पूछा जाता है कि राष्ट्रपति बनने का होगा अधिकतम आयु कितना है, तो याद रखिएगा कोई लिमिट नहीं है, नो लिमिट है, वो कितना भी हो सकता है। चलो अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल है कि भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? हाउ डज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब्स इंडिया? राज्य मंडल के रूप में, राज्यों के संघ के रूप में, महासंघ के रूप में या फिर इनमें से कोई नहीं? जो भारत का संविधान है यह भारत को कैसे वर्णित करता है? भारत के संविधान के द्वारा भारत का वर्णन किस प्रकार से किया जाता है? तो यह देखो होता है राज्यों का संघ के रूप में, यह होता है यूनियन ऑफ स्टेट्स के रूप में। जो भारत है इसको संविधान में राज्यों का संघ बोला गया है। ठीक है, 15 सवाल हो चुका है। आगे बढ़ेंगे। अब आपका जो है यहां से अगला सवाल है देखो 16 नंबर सवाल कि भारत का कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? हु इज द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव ऑफ इंडिया? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विरोधी दल का नेता या फिर भारत सरकार का मुख्य सचिव? भारत का जो कार्यपालिका उसका अध्यक्ष कौन होता है? भारत का कार्यपालिका का अध्यक्षता कौन करता है? तो भारत का जो कार्यपालिका है इसका अध्यक्षता देखो किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। सब कुछ ध्यान में रखेंगे। भारत का जो कार्यपालिका इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो यह राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल आपको देखिए दिया गया है कि हवाई जहाज प्रायः में उड़ते हैं। एरोप्लेन्स यूजुअली फ्लाई इन क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या फिर बाह्य मंडल? जो हवाई जहाज है ये प्रायः किस मंडल में उड़ते हैं? जो हवाई जहाज है ये किस मंडल में फ्लाई करते हैं, किस मंडल में उड़ते हैं? क्या होगा आंसर? चलिए पहले आप सब करिएगा इसका आंसर, फिर मैं बताने जा रहा हूं। पहले आप सभी को जो है बिल्कुल सही यहाँ पे आंसर करना होगा। तो जो हवाई जहाज है यह देखो मुख्य रूप से तो दोनों मंडल में उड़ते हैं, क्षोभ मंडल में भी उड़ते हैं, समताप मंडल में भी उड़ते हैं। दोनों मंडल में जो है हवाई जहाज उड़ते हैं, पर सबसे ज्यादा संख्या में जिस मंडल में, जिस स्फीयर में हवाई जहाज उड़ते हैं वो है देखो समताप मंडल। इसमें जो है सबसे ज्यादा हवाई जहाज उड़ते हैं, ये सबसे ज्यादा एरोप्लेन जो है वो फ्लाई करते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल दिया हुआ है कि काजीरंगा किस लिए जाना जाता है? व्हाट इज काजीरंगा नोन फॉर? गैंडा के लिए, बाघ के लिए, पक्षी के लिए या फिर शेर के लिए? जो काजीरंगा है यह किसके लिए जाना जाता है? जो काजीरंगा है यह किस लिए प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर क्या होगा? चलो देखते हैं आंसर। काजीरंगा निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर क्या होगा? सबसे पहले तो काजीरंगा क्या है, माने ये भी डाउट होगा कि आखिर काजीरंगा है क्या? तो याद रखिएगा जो काजीरंगा है ये एक प्रकार का राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, काजीरंगा क्या है? तो ये एक प्रकार का राष्ट्रीय उद्यान है। अब काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो नोट कर लोगे ये आपका असम राज्य में। ठीक है, पूछा हुआ सवाल इंडियन आर्मी का प्रीवियस ईयर पेपर में आया हुआ है। काजीरंगा किसके लिए जाना जाता है? तो यह देखो एक सींग वाले गैंडा के लिए जाना जाता है। याद रखिएगा गैंडा के लिए, एक सींग वाले गैंडा के लिए जाना जाता है। ठीक है, अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल आपको देखो मिला हुआ है कि ऑन्कोलॉजी किनका अध्ययन है? व्हाट इज द स्टडी ऑफ ऑन्कोलॉजी? पक्षियों का, कैंसर का, स्तनपायी का या फिर भूमि का? जो ऑन्कोलॉजी है ये किसका अध्ययन है? जो ऑन्कोलॉजी है इसमें हम लोग किसका अध्ययन करते हैं, किसके बारे में जानते हैं? तो जो ऑन्कोलॉजी है यह देखो कैंसर का अध्ययन है। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन बी कैंसर। कैंसर क्यों? बहुत अच्छा आंसर है, सबने कैंसर को लगाया हुआ है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला सवाल पे चलेंगे जल्दी से। अगला सवाल देखो मिला हुआ है यहाँ पर कि साइनोकोबालामिन है, इज साइनोकोबालामिन विटामिन सी है, विटामिन B2 है, विटामिन B6 है या फिर विटामिन B12 है? जो साइनोकोबालामिन है ये क्या होता है?
जो साइनोकोबालामिन है ये क्या है? चलिए देखते हैं आंसर, याद रखेंगे, बिल्कुल सही बताइएगा, गलती मत कीजिएगा। देखिए इस सवाल को ऐसे भी पूछता है कि साइनोकोबालामिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा हुआ सवाल है। देखिए सबसे पहले तो एक चीज ध्यान में रखिएगा कि विटामिन का रासायनिक नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। विटामिन का जो रासायनिक नाम वाला टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे आपका हमेशा आपको सवाल देखने को मिलता है विटामिन का रासायनिक नाम वाले टॉपिक से, ठीक है, केमिकल नेम ऑफ विटामिन। और ये टॉपिक मैंने आपको पढ़ा रखा है। ये टॉपिक जब आप जाके देखोगे, प्लेलिस्ट देख लेना, प्लेलिस्ट में एक प्लेलिस्ट बनाया गया है जिसमें टॉपिक वाइज जीके जीएस क्लास करके लिखा हुआ है, उसमें ये वाला टॉपिक आपको मिल जाएगा, तो जाके वहां से अटेंड कर लेना। साइनोकोबालामिन जो है क्या है? तो जो साइनोकोबालामिन है ये देखो विटामिन B12 का रासायनिक नाम है। क्या हो गया? तो ऑप्शन डी, ठीक है। यहां तक अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल देखो दिया हुआ है कि एड्स होता है, एड्स इज कॉज्ड, पूछा हुआ सवाल इंडियन आर्मी का, और सबको सही बताइएगा। एड्स किसकी वजह से होता है? जीवाणु से, फफूंद से, कृमि से या फिर विषाणु से? जो एड्स है ये किस वजह से होता है? जो एड्स है ये किसके कारण होता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? चलो देखते हैं आंसर, बिल्कुल सही बताना, गलती नहीं करोगे। एड्स किसके वजह से होता है? क्या आंसर आ रहा है? एड्स किसका वजह से होता है? बिल्कुल सही करना। क्या होगा आंसर? तो आंसर कर रहे हो वायरस, विषाणु। बहुत बढ़िया आंसर है। क्या होता है? तो ऑप्शन डी, विषाणु वायरस होता है, ठीक है। जो एड्स है ये वायरस विषाणु के कारण होता है, बिल्कुल सही आंसर है। चलो अगला सवाल देखेंगे। पूछा हुआ सवाल इंडियन आर्मी का, प्रीवियस ईयर में आ रखा है, दिया हुआ है देखो कि विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कोल्ड डेजर्ट इज गोबी, लूत, कावीर या फिर तकलामाकन। विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कौन सा है? निम्न में से विश्व का सबसे बड़ा कोल्ड डेजर्ट शीत मरुस्थल कौन सा है? क्या होगा आंसर? चलो देखते हैं, बिल्कुल सही करना और सबको बताना। विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल, सही आंसर क्या है? तो आंसर आ रहा है गोबी, ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है। याद रखिएगा गोबी जो है राइट आंसर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे मानो ध्यान में आएगा कि गोबी मरुस्थल कहाँ पे है? तो जो गोबी मरुस्थल है ये देखो आपका स्थित है कहाँ पे? तो यह आपका स्थित है मंगोलिया देश में, ठीक है, सबको ध्यान में रखिएगा। और इसका कुछ हिस्सा जो है वो चीन में भी आता है, ठीक है, मंगोलिया और चीन दो जगहों पे हो गया। इसी के साथ साथ सबसे बड़ा मरुस्थल मानो आपसे पूछ दिया कि सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? विच इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेजर्ट, वर्ल्ड्स बिगेस्ट डेजर्ट, सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? चलो आंसर करो और बताओ, देखते हैं आंसर क्या कर रहे हो। सबसे बड़ा रेगिस्तान बताना है, सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? क्या आंसर आ रहा है? आंसर आ रहा है सहारा रेगिस्तान। बहुत अच्छा, सहारा मरुस्थल जो है, जो सहारा रेगिस्तान है, जो सहारा मरुस्थल है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, ठीक है, सहारा मरुस्थल। चलिए अगले सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल है देखो, पूछा हुआ सवाल है नर्सिंग असिस्टेंट एंड आपका जीडी, इन दोनों में आ रखा है। तेलों के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है, और याद रखिएगा 2021 का ही पेपर में था। द कैटालाइस्ट यूज्ड इन द हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स इज आयरन, निकेल, एमओपीटी। क्या होगा? तेलों के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक कौन सा है? तेलों के हाइड्रोजनीकरण में किस उत्प्रेरक का प्रयोग करा जाता है? तो जो तेलों का हाइड्रोजनीकरण है इसमें देखिए निकेल का प्रयोग होता है। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन बी, निकेल हो गया, ठीक है। निकेल वालों का आंसर सही होगा, याद रखिएगा बी वालों का आंसर सही है, ठीक है, बी क्यों तो सही बताए हो। अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है यहाँ पे देखो कि निम्न में से कौन सर्वोत्तम विद्युत चालक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? तांबा, लोहा, एल्यूमिनियम या फिर चांदी। निम्न में से सर्वोत्तम विद्युत चालक कौन सा है? बिल्कुल सही करोगे। निम्न में से सबसे अच्छा विद्युत चालक कौन सा है? विच इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? सर्वोत्तम विद्युत चालक बताना है। क्या आंसर कर रहे हो? तो आंसर आ रही है चांदी, ठीक है, बिल्कुल सही आंसर। याद रखना चांदी वालों का सही है, तांबा वाले सही नहीं हो, चांदी वालों का आंसर बिल्कुल सही है। सर्वोत्तम विद्युत चालक कौन सा है? तो वो चांदी है, ठीक है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डी वालों का सही है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल दिया हुआ है देखो कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये जो है यहाँ पे देखो आपको बताना है, ठीक है, ये आपका आज का होमवर्क है। चलो देखते हैं किसका किसका आंसर आता है, ठीक है, ये आपका आज का होमवर्क रहेगा, बिल्कुल सही सबको करना और बताना। आज का होमवर्क है, इसका आंसर सभी को करना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है, अभी मत बताओ, कमेंट बॉक्स में जाके इसका सही आंसर बता देना, ठीक है। चलो अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल यहाँ पे है देखो आपका, ये दिया गया है कि निम्न में से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ह्यूमन फुट बोन। चलो बताना यहाँ पे, टिबिया, यूमेरस, फीमर या फिर फिबुला। क्या होगा? निम्न में से कौन सा ऐसा है जो कि मानव के पैर का हड्डी नहीं है? निम्न में से वह कौन सा हड्डी है जो कि मानव का पैर का हड्डी नहीं है? अगर अभी तक भी क्लास को लाइक नहीं किया तो जल्दी से सबको लाइक कर देना,
सभी लोग अपने सारे फ्रेंड्स तक क्लास को शेयर कर देंगे, सभी अपने दोस्तों तक ग्रुप्स में जरूर क्लास को पहुंचा देंगे। उसके साथ साथ जो भी अग्निवीर आर्य परीक्षा में सिलेक्शन चाहते हैं, अपनी फाइनल सिलेक्शन चाहते हैं, वो सभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जल्दी से ऑल पे सेट कर देना, ताकि जो भी क्लास उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले जाए और आप सब अपनी तैयारी को और बेहतर कर पाओ। पैर की हड्डी नहीं है, वो है देखो ह्यूमेरस, ठीक है। जो ह्यूमेरस है ये पैर की हड्डी नहीं है। ह्यूमेरस हड्डी कहां पे पाई जाती है, तो याद रखिएगा ये अपर स्प्लीन में, मतलब कि ऊपरी भुजा में पाई जाती है, ठीक है। ह्यूमेरस अस्थि जो है ये ऊपरी भुजा में पाई जाती है। जो फीमर है ये याद रखना है, ये जांघ की हड्डी है। पूछा जाता है कि जांघ की हड्डी कौन सी है, तो वो फीमर है, ठीक है। जांघ की हड्डी फीमर हो गई। एक चीज याद रखिएगा, ये सबसे मजबूत हड्डी है, ठीक है। पूछा जाता है कि सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है, तो सबसे मजबूत हड्डी फीमर है, सबसे मजबूत और सबसे बड़ी हड्डी, ठीक है, ध्यान में रखना है। चलो अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल यहाँ पे है आपका, यह देखो दिया हुआ है कि ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई है। What is the unit of measurement of intensity of sound? कैंडेला, एम्पियर, समुद्री मील या फिर डेसिबल। चलो करो और बताओ कि ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है। अब देखो आप सब में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कि मुझे कॉल करते हो तो मुझसे बोलते हो कि सर पीडीएफ दे दो, सर जो क्लास करवा रहे हो उसका पीडीएफ दे दो। तो मैं आपको देखो हमेशा मैंने बोला है कि सारा का सारा पीडीएफ जो है वो आप सबको अगला दिन, आज क्लास हुआ तो उसका अगला दिन टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाता है, और टेलीग्राम ग्रुप से फ्री में जुड़ सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से जाकर सबको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो और वहां पर आपको सारा क्लास का पीडीएफ फ्री में मिल जाता है। तो वहीं से जाकर डाउनलोड कर लिया करो। इसलिए पहले सबको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो जो नहीं जुड़े हो। ध्वनि की तीव्रता मापने की जो इकाई है यह देखो डेसिबल है। डेसिबल के द्वारा जो है ध्वनि की तीव्रता को मापते हैं, सबको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलो अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है यहाँ पे देखो कि चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है। अप्रोक्सीमेटली हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर लाइट टू ट्रेवल फ्रॉम द मून टू द अर्थ। 8 मिनट, 8 सेकेंड, 1 सेकेंड या 100 सेकेंड। चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को कितना समय लगता है, चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में प्रकाश को कितना टाइम लग जाता है। तो चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में देखो चंद्रमा के प्रकाश को 1 सेकेंड लगता है। क्या होगा आंसर, तो 1 सेकेंड हो गया, ठीक है। चलो अगला सवाल पे देख लेते हैं। इससे पहले यहाँ पे आपसे बताना कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, ठीक है। पूछा हुआ सवाल इंडियन आर्मी का। चलो करना और बताना, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, ये जो है आपको यहाँ पे बताना है। बिल्कुल सही करेंगे और सबको ही बताएंगे। चलिए बताइए, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, क्या आंसर कर रहे हो। तो आंसर आ गया यहाँ पे 8 मिनट करना है, बिल्कुल सही। 8 मिनट 16 सेकेंड, ठीक है। 8 मिनट 16 सेकेंड या फिर कहीं कहीं इसको 8 मिनट 20 सेकेंड भी लिख देता है, ठीक है। ध्यान में रखिएगा सब कोई। तो चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 1 सेकेंड और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 16 सेकेंड या फिर 20 सेकेंड, ठीक है। अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल है आपका देखो कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑन व्हाट प्रिंसिपल डज अ रॉकेट वर्क। न्यूटन का तृतीय नियम, न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम या फिर आर्किमिडीज का सिद्धांत। जो रॉकेट है ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, जो रॉकेट है ये किस नियम पे वर्क करता है, किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। तो जो रॉकेट है ये देखो न्यूटन के तीसरे नियम पर कार्य करता है। क्या हो गया आंसर, तो ऑप्शन ए, ठीक है। न्यूटन का तीसरा नियम सबको याद रखोगे, जो न्यूटन का तीसरा नियम है इस पर जो है रॉकेट काम करता है। पूछा हुआ सवाल इंडियन आर्मी का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आज का अंतिम क्वेश्चन है आपका 30 नंबर सवाल है, और सही आंसर देने की कोशिश करना कि यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी गुरुत्वाकर्षण का मान, इफ वी मूव फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल्स देन द वैल्यू ऑफ जी ग्रेविटी। बढ़ता है, घटता है, वही बना रहता है या फिर 45 डिग्री अक्षांश तक घटता है। यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे तो उसके बाद जी गुरुत्वाकर्षण के मान के साथ क्या होगा। तो यदि हम देखो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं ना, तो जो जी गुरुत्वाकर्षण का मान है वो क्या होता है, तो वो बढ़ने लगता है, वह जो है बढ़ जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है। इसी के साथ देखो आपका आज का 30 क्वेश्चन हो गया। तो सबको जरूर बताना 30 में से कितना सवाल सही किए। उसके साथ साथ लाइक नहीं किए हो तो जल्दी से सबको लाइक कर लेना, शेयर करना मत भूलना, और जो भी सब्सक्राइब नहीं किए वो सभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लोगे। क्लास के पीडीएफ के लिए जो है सबको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, वहां पर आपको क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और आप सभी से मुलाकात होगी शाम 7 बजे, जब आएगी हमारे इंडियन आर्मी की मॉडल टेस्ट पेपर की क्लास, जब हम लोग शाम 7 बजे मॉडल टेस्ट पेपर बनाएंगे। तो सभी लोग शाम 7 बजे जरूर जुड़िएगा। उसके साथ साथ यदि पीछे का कोई भी क्लास मिस कर दी हो तो प्लेलिस्ट बना दिया गया है, जाके सारा का सारा क्लास अटेंड कर लेना, ठीक है। सारा क्लास फ्री में है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए मिलते हैं आप सब सीधा आज शाम 7 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हैव अ गुड डे। मिलेंगे आपसे सीधे शाम 7 बजे।